हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में यानी एक्सेलरेशन के बारे में। हमने देखा है कि जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन चेंज करती है यानी वो पोजीशन एक से इस पोजीशन से वन डायमेंशन में देख रहे हैं हम। ठीक है, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आती है यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो डेल्टा एस, यानी कुछ अगर छोटी दूरी मान ले तो डेल्टा एस तय करती है। और इस दूरी को तय करने में उसे लगते हैं कुछ टाइम, यानी कुछ छोटा टाइम मान लेते हैं डेल्टा टी। कुछ टाइम पीरियड लगता है उसको डेल्टा टी। तो हमने देखा था कि जब वेलोसिटी, मैं ज़्यादातर वेलोसिटी बोलूँगा क्योंकि हम तुम्हारे आने वाले चैप्टर में या फिर सब में दिशा का और इन सब का महत्व रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर दूरी नहीं लेंगे, आगे सब में विस्थापन चलेगा। तो स्टूडेंट, हम गति के स्थान पर हम वेग का यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय यानी जितना विस्थापन हुआ है, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है यानी जितना विस्थापन हुआ है, और उसमें लगे समय को अगर हम डिवाइड कर दें यानी विस्थापन जितना हो रहा है उसकी दर को ही वेग कहते हैं। तो जो विस्थापन हो रहा है अगर उसमें समय का भाग लगा दें तो हमारे पास आता है वेग। इसी तरह एक्सीलरेशन में क्या होता है कि ये वस्तु पहले v यानी u मान लेते हैं फर्स्ट में, यानी u वेग से चल रही है। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कुछ ds, डेल्टा एस लिखते हैं यहाँ पे, ds यानी बहुत छोटा हो जाएगा। कुछ डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है v, यानी कुछ चेंज हो जाता है इसमें। तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका वेग v हो जाता है, नहीं इस पहले जो वेग था इसका इससे बढ़कर v हो जाता है। तो ये जो चेंज हुआ है और ये भी कुछ समय में हुआ है, तो इस चेंज को यानी v माइनस यू जो बाद में वेग है इसमें से घटाने पर जितना चेंज हुआ है उसमें अगर हम समय का भाग लगाए नहीं कुछ डेल्टा टी, तो इनका जो रेशियो है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी होता है एक्सेलरेशन को हम ऐसे करें तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी यानी वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो ये तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, हम ज़्यादातर ये जो डिफाइन करने एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अगर यही हमें तात्क्षणिक निकालना हो यानी इंस्टेंटेनियस निकालना हो उसी समय पर, ये तो कुछ टाइम पीरियड में, अगर उसी समय पर हमें टी बराबर जैसे ये हुआ है 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में हुआ तो हम एवरेज निकाल सकते हैं इसका। लेकिन हमसे पूछा जाए कि 8वें सेकंड पर, अगर हमसे पूछा जाए कि 8वें सेकंड पर बताइए तो हम 8वें सेकंड को कैसे परिभाषित करेंगे। तो 8वां सेकंड होगा, जैसे हम 5वें सेकंड है तो जैसे ही 7वां सेकंड खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही 7वां सेकंड खत्म होता है तब से 8वां सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है इसको हम उस पर्टिकुलर टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन बोल सकते हैं। तो हमें तो यहाँ पे 5 सेकंड 10 सेकंड यानी 10 में से 5 घटा तो यहाँ 5 सेकंड का टाइम पीरियड आ जाएगा, लेकिन हमें उसी सेकंड पर निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक अप्रोच लेते हैं जैसे हम वेलोसिटी में लेते थे कि हम इस टाइम को बहुत छोटा करते जाते थे। तो जब बहुत छोटा हो जाएगा, अगर मैंने ग्राफ से बताया था, जैसे इसको मिटाते हैं, जैसे मैंने ग्राफ से बताया था कि अगर हम यहाँ वेलोसिटी मान लें, एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा हूँ, अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो अगर ये कुछ इस तरह से बढ़ रही है यानी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वस्तु यहाँ थी और जैसे जैसे एक्सेलरेट हो रही है तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा। तो हम निकालना चाहते थे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें तो टाइम पीरियड का पता है क्योंकि हम निकालते थे इसको इस तरह से। ये तो हमें डेल्टा टी मिल जाता था और इससे यहाँ की वेलोसिटी मिल जाती थी ये डेल्टा वी। तो हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, यानी हम करते डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता था। वो होता था एवरेज। पर हमें फिक्स इस टाइम पे निकालनी है तो हम क्या करते थे, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लेते थे। जैसे अगर हम इसी को छोटा मान लें डेल्टा टी, तो हम इसको और छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे इस टाइम पीरियड को छोटा करते जाएंगे ये दोनों बिंदु हमारे पास यहाँ आएंगे, फिर ये आएंगे और फिर इस तरह से ये इस पॉइंट पर हमको मिल जाएंगे। तो हमें उसी सेकंड पर यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हमें डेल्टा टी को छोटा करें तो ए इज इक्वल टू, अगर हम लिमिट लगाएं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी ये गैप छोटा होता जाए जीरो के लगभग पहुंच जाए, तो क्या होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इस चीज को बोलते हैं, अगर ये जो होती है इसको बोलते हैं
डी वी अपॉन डी टी, यानी समय के सापेक्ष वेग का अवकलन। तो यही होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हम एवरेज यानी औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन को तो हम लिख सकते हैं ए एवरेज। हम एक्सीलरेशन एवरेज को तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस को लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लिमिट, यानी डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल वी यानी डेल्टा वी ऑन डेल्टा टी, और इसी को लिख सकते हैं डी वी ऑन डी टी। तो ये तो इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, और ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। वो कैसे, अगर हमें वी की जगह हमें दे दिया है कोई पोजीशन का फंक्शन, जैसे कि x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दे दिया है, और हमें पूछे कि एक्सेलरेशन निकालना है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमें सबसे पहले तो हम डी वी बाई डी टी, अब यह वी तो है नहीं, वेलोसिटी है नहीं, पर हमको पता है कि वेलोसिटी वी बराबर होता है डी एक्स अपॉन डी टी, यानी अगर हम यहाँ एस लें, कोई पोजीशन का फंक्शन लेना पड़ेगा, तो पोजीशन का ही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकल की पोजीशन ये है। तो हम सबसे पहले वी निकालेंगे, तो हमें डी एक्स बाई डी टी करना होगा। तो हम सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी करेंगे, तो इस फंक्शन का सबसे पहले अवकलन करेंगे, तो अवकलन से जो आएगा, यानी या जो कुछ भी आएगा, तो हमें वो क्या मिलेगा, वही मिलेगा वी, और हमको डी वी बाई डी टी करना है। तो एक्सेलरेशन कब प्राप्त होगा, जब ये जो बचा हुआ फंक्शन है इसका एक बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि डी अभी तो हमें वी प्राप्त हुआ है, जब हम डी वी बाई डी टी करेंगे तब जाके मिलेगा। वो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। तो हम जब अवकलन करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ टू तो पहले से है, तो टू तो ऐसे कैसे, और टी स्क्वायर का होगा 2t, ठीक है स्टूडेंट, और 5t का होगा 5, और 4 का तो हो जाएगा 0, तो हम लिखेंगे नहीं। तो ये तो हो गया हमारे पास 4t प्लस 5, 4t प्लस 5, ये तो हमें क्या मिला, v मिला है। और एक्सेलरेशन कब मिलेगा, कि a बराबर डी वी बाई डी टी, और हमें ये v मिला है, तो हमें इसका करना पड़ेगा 4t प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a बराबर हो जाएगा हमारे पास 4t का किया तो 4, और 5 का किया तो 0, तो a बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो पोजीशन का फंक्शन था इसका हमने पहले अवकलन किया तो v मिला, और फिर v का हमने किया तो एक्सेलरेशन a मिला। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं यानी, तो अगर हमें पोजीशन का दिया हो तो हम लिखेंगे a बराबर d ऑफ डी एक्स, यहाँ पे लिखते हैं v, और v को भी हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं dx बाई डी टी। ये dx बाई डी टी वी हो जाता है, और हमें d, ये है डी वी बाई डी टी है, ये v है, ये डी वी बाई डी टी है, और v को लिखा dx बाई डी टी, तो ये हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी पोजीशन के फंक्शन का, यानी कोई भी पोजीशन दियो हमें, उसका कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो उसका हमें दो बार अवकलन करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सिलरेशन। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया अगर हमें पोजीशन का दिया था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन था, उसको कैसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक और एक्सप्रेशन देखते हैं कि एक्सेलरेशन को और कैसे बता सकते हैं, कि जैसे देखिए पार्टिकल यहाँ है, पोजीशन 1 पर है, और फिर ये जाता है पोजीशन 2 पर। तो हम देखते हैं कुछ ये डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है डेल्टा टी टाइम में, यानी ये जितनी जितनी मतलब जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता रहेगा, अगर हम कुछ एक्सेलरेशन इसका फिक्स ए मान लें, तो यानी जितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा इसका वेलोसिटी। तो हम देखते हैं कि टी के अलावा अगर हमें टी में एक्सप्रेशन नहीं दिया जाए, यानी हमें समय नहीं दिया जाए, और हमें ओनली पोजीशन के रूप में दिया जाएगा कि इतनी पोजीशन पे, कि यहाँ से जब ये 2 मीटर गया तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी कुछ हुई, फिर 2 मीटर पे कुछ वेलोसिटी हुई, फिर 2 मीटर पे कुछ वेलोसिटी हुई,
इस तरह से हमें एक्सप्रेशन ओनली लेंथ के रूप में दिया जाए, तब हम उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए है कि हम वापस से आते हैं एक्सेलरेशन पर। ए इज इक्वल टू हम लिखते हैं डी वी बाय डी टी। अगर हमें वेग ही अगर हमें वेग ही टाइम के रूप में नहीं दिया हो, जैसे इसका वेग हमें दूरी की तरह दिया हो, जैसे इतनी दूरी पर इसका वेग ये हो जाता है, फिर उसके बाद ये हो जाता है, फिर उसके बाद फिर कुछ अगर यहाँ इस दूरी पर ये व्यू है, फिर उसके बाद इसका वी हो जाता है, फिर वी टू हो जाता है, फिर वी थ्री हो जाता है, इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तो हमें वेग समय के रूप में नहीं दिया जाए, यानी समय का फंक्शन नहीं दिया जाए, हमें दिया जाए पोजीशन का फंक्शन। तब क्या करेंगे? तब हमें एक टी को हटाना होगा यहाँ से। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम करेंगे डी वी बाई डी टी। तो यही सी हम कर सकते हैं डी एस बाई डी एस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, हम डी एस बाई डी एस लिख सकते हैं, यानी पोजीशन का फंक्शन, यानी पोजीशन का अवकलन पोजीशन के सापेक्ष ही करना। तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये वन होगा, तो हम इसको वन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से डी एस बाई डी टी इसको अलग लिख लेंगे और इसको अलग लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये तो डी वी बाई डी एस ऐसा ही हो गया, डी वी बाई डी एस। और डी एस बाई डी टी, आपने देखा होगा डी एस बाई डी टी क्या होता है? पोजीशन का अगर टाइम के इसमें रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा? हमें मिलेगी वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसको डी एस बाई डी टी को वी लिख सकते हैं, तो यहाँ आएगा इंटू वी। ये इसका अवकलन नहीं है, इसके पहले लिख सकते थे। ठीक है, इंटू वी आएगा, तो इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू वी, आगे लिख लेते हैं वी डी वी बाई डी एस। इसको आगे लिखेंगे क्योंकि पीछे लिखने पर हमें कंफ्यूजन हो सकता है, हम ये करने के बाद हम क्या पता वापस डिफरेंशिएशन कर दे, तो इसको पहले लिख लेंगे वी इंटू डी बाई डी। हमें डी वी बाई डी टी को वी लिखना है और फिर डी वी बाई डी एस। इससे क्या होगा कि जो वेग का जो हमें दिया वेग, हमें अगर दूरी के रूप में अगर दिया हो कि कितनी दूरी पर वेग बढ़ रहा है कितना, तो हम उसका अवकलन करके उसको वेग से गुणा करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन हो रहा है स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको समय, ये समय के फंक्शन के रूप में नहीं दिया जाएगा, कि समय के रूप में नहीं दिया जाएगा वी किस तरह से चेंज हो रहा है, कभी कभी दे दिया जाता है कि कितनी कितनी डिस्टेंस पर कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी को कभी पोजीशन के फंक्शन के रूप में भी दिया जाता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, इससे एक्सिलरेशन को। तो हम जितने भी हमने एक्सिलरेशन के फॉर्मूले देखे उसको एक बार और लिखते हैं, ताकि आपको एक बार में इसका हमने जितना ही पढ़ा है वो आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि सबसे पहले एवरेज एक्सिलरेशन कैसे निकाला था, वी एवरेज बराबर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये तो एवरेज था। ठीक है, इसका एक ही फॉर्मूला है एवरेज का, और इंस्टेंटेनियस का था आई, यानी ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना। तो ये तो एक था, या इसका एक और देखा था हमने, ए इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी अगर हमें ओनली पोजीशन और समय के बीच में दिया जाए तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, या ए इज इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वी डॉट डी वी बाई डी एस, यहाँ पे एस आ जाता है, डी वी बाई डी टी था तो डी वी बाई डी टी डायरेक्ट ए निकल जाता है, लेकिन अगर हमें पोजीशन के रूप में दिया जाए तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी ये तीनों फॉर्मूले आपके एक्सेलरेशन से निकले, और ये एवरेज का है। ठीक है, तो इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विस्थापन x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 से दिया जाता है, तो t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए। अब हमें त्वरण का फॉर्मूला लगाना है। अब हम त्वरण निकालते हैं, a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें v दिया हुआ नहीं है, हमें दिया हुआ है x। तो हम क्या करते हैं, t, ये t तो दिया हुआ है क्योंकि t के फंक्शन है, यानी समय के फंक्शन में, हमें v नहीं दिया हुआ, तो हम पहले v निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर क्या होगा हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी। अगर एक्स यानी हम डी एस बाई डी टी करते थे, हमें यहाँ एस दिया हुआ एक्स के रूप में, तो हम डी एक्स बाई डी टी करते, तो एक्स है और टी के रूप में भी है, तो हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, और एक्स की जगह लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, इसका अवकलन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 तो ऐसा का ऐसा ही, इंटू ये टी स्क्वायर का होगा 2t, और यहाँ पर है t, तो t का तो होगा 1 और 5 का होगा 0।
तो ये होगा 4t+1। तो ये तो हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी किसके रूप में, समय के रूप में। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a बराबर यहाँ से आएगा d/dt, dt v की जगह लिखेंगे 4t+1। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4t पे तो आएगा 4, है ना, 4 इंटू टी का तो आएगा 1, तो ये हो गया 4 और 1 का आएगा 0, तो यहाँ से हो गया 4। तो a बराबर हमारे पास आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, आप बहुत बार देखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वो आती है, पर इसको समझे कैसे। बहुत बार क्या हम, जैसे पीछे हम लीटर, किलोग्राम और ये देखकर हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ये किसकी किसकी यूनिट है, किसके मात्रक है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जैसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं इसको। उससे क्या होगा कि 4 मीटर पर सेकंड यानी क्या होता है, वेग होता है, यानी वेलोसिटी पर सेकंड, यानी हर सेकंड, अगर हम इसको 1 सेकंड ले तो हर सेकंड वेलोसिटी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। यानी हर सेकंड में जब भी 1 सेकंड बीतता है, तो अगर अगर उसकी स्पीड, यहाँ अगर इसकी स्पीड मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, तो जैसे ही 1 सेकंड और गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 बढ़ जाएगी, तो यानी 6 हो जाएगी। यानी 4 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, 4 मीटर पर सेकंड का, यानी हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड से। तो 2 से 6 हो जाएगी, फिर जब अगले वापस 1 सेकंड और बीतेगा तो फिर 4 मीटर पर सेकंड फिर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 6 और 6 से भी 4 हो जाएगा 10, इस तरह से। तो एक्सेलरेशन को इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलने से कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे याद रख सकते हैं कि 4, कि ये 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है हर सेकंड। ठीक है सुन, तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि अगर पोजीशन के रूप में दे तो हमें 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या फिर पहले 1 बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल लें और फिर वेलोसिटी को वापस रखें, एक बार और डिफरेंशिएशन करें, तो उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने एक और फॉर्मूला लिया था v dv/ds, उसको कैसे यूज करेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं एक और। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि अगर किसी कण के वेग, यानी वेग का एक्सप्रेशन दिया है तो v बराबर x² - 1 के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो x बराबर 5 मीटर पर त्वरण होगा, या मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, या मीटर पर सेकंड कर लीजिए। ठीक है, यानी वेग इस इक्वेशन के अनुसार चेंज हो रहा है, तो त्वरण होगा। वो कैसे हो रहा है, देखिए, अगर हम यहाँ 1 रखें तो 1 - 1 0, यानी x बराबर 1 मीटर पर, उसका वेग क्या है, वेग बराबर आएगा 0। x बराबर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 में से 1 गए 3, यानी x बराबर 2 पर वेलोसिटी आ रही है 3। x बराबर 3 रखे, 3 3 9 में से 1 गया 8, x बराबर 3 पर आएगा, v बराबर 8। तो देखिए इस तरह से बढ़ रहा है, 0 के बाद 3, 3 के बाद 8, तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वेग बदल रहा है। हाँ, ये बदल रहा है किसके अनुसार, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे दूरी, हर 1 1 मीटर पर दूरी जब बढ़ रही है तो उसका वेग इस तरह से बढ़ रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। पर हम, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू dv/dt। हम ये फॉर्मूला ये इसमें या x की वैल्यू यहाँ रख के और डायरेक्ट अवकलन करके निकाल लेते हैं, पर अवकलन करना है t के सापेक्ष। हम अवकलन तभी कर सकते हैं जब इसमें भी t हो। तो यहाँ पर तो पोजिशन इसमें x के रूप में दिया, स्थिति के सापेक्ष दिया। ठीक है, तो हमने इसका दूसरा फॉर्मूला लगाना है, वो क्या था, a इज इक्वल टू v dv/dx। पहले s लिया था हमने, या x लिखते थे, s या s कुछ भी ले, वो होती है पोजीशन, और हमें पोजीशन x के रूप में दी तो हमने यहाँ x ले लिया, dv/dx। तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो हम लिखेंगे इसको कि v तो हमें दिया हुआ है, v बराबर x² - 1 को तो ऐसे ही लिखेंगे, और d/dx और वापस करेंगे x² - 1। अब ये आ गया, x के सापेक्ष कर सकते हैं इसका, ये x² - 1 ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसके गुणा में बार, तो इसको एक बार और करते हैं, x² - 1 तो ऐसा ही रहा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करें तो ये आएगा, ये 2 आगे आ जाएगा और ऊपर से पावर 1 कम हो जाएगी, 2 - 1, तो ये आएगा 2x। तो इसका तो आएगा, ये हमने लिख लिया है, इंटू 2x, और 1 का अवकलन क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस लगा है, 1 का अवकलन यानी कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ऐसा ही लिखा।
ठीक है, तो ये ओनली 2x है, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं ओनली 2x। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास आई 2x³ माइनस 2x। अब हमें पूछा है x बराबर 5 मीटर पर त्वरण होना है, तो हम यहाँ पे अब ये हमें एक पोजीशन में मिल गया, और ये v नहीं था, सॉरी, ये था a बराबर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे x बराबर 5 रखेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो इतना एक्सेलरेशन। ठीक है सर, तो आपने देखा कि हम जब हमें पोजीशन के रूप में दे तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, और जब हमें समय के रूप में अगर उसका एक्सप्रेशन दिया जाए तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। मगर कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से आएंगे जिसमें ओनली ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको इस तरह से कोई इक्वेशन और वो नहीं दिया जाएगा, आपको ग्राफ दिया जाएगा। तब कैसे करना है उसको लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि चित्र में दो कोणों का वेग समय ग्राफ दिया है, यानी उनकी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, उनके त्वरण में संबंध बताना है कि एक्सेलरेशन ए का ज़्यादा है या एक्सेलरेशन बी का ज़्यादा है। ओनली ग्राफ देखकर बताना है कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओनली हमें दिया हुआ है कि इसमें कोण दिए हुए हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले हम इन दोनों का अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। जैसे इसको ओ नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, तो ये ओ बी। ठीक है, और इसका बना लेते हैं इधर, इसको चलो एक ही, पहले सबसे पहले एक का ले लेते हैं, ओ बी। तो ये है 60 डिग्री कोण बना रहा है। अब देखिए, इस एक्सिस पर तो वेलोसिटी है और इस एक्सिस पर टाइम है, यानी ये तो टाइम है। तो अगर हम यहाँ से इसको अगर हम लंब डालें तो ये तो कुछ टाइम टी हो जाएगा, और अगर हम इधर डालें तो ये थी, ये देखिए अगर हम इसको इधर डालें तो ये हो जाएगी वी बी, यानी इतनी ये वी बी वेग हो जाएगा इसका यहाँ पे वी बी। तो अगर ये वी बी है तो इसको ही वी बी मान सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये हमारा एक आयत बन रहा है, नहीं रेक्टेंगल बन रहा है, तो आमने सामने बराबर है। तो अगर ये वी बी है, अगर ये वी बी है तो ये भी वी बी होगा। अब देखिए, हम निकालते हैं एक्सेलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन, यानी ये यहाँ वेग अगर ये इस तरह चल रहा है तो यानी इस एक्सिस पर इस तरह बढ़ रहा है, आगे वेग इसका बढ़ता जा रहा है। हर पोजीशन पे वेग अलग अलग आएगा, तो वेग वेग बढ़ रहा है इसका इस तरह से, और समय इस तरह से। तो देखिए इसका आएगा वी बी बाय, यानी वी बी बाई टी करें तो ये क्या आएगा, तो अगर वी बी बाई टी करें तो वी बी अगर मैंने यहाँ पी नाम दे दिया तो यानी ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी ये बनेगा हमारे पास 1060 डिग्री। और यही होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि हम करते हैं वेग बटा समय। ये वेग में परिवर्तन हुआ है क्योंकि वेग यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था और ये गया वी बी तक। तो वेग में परिवर्तन क्या आएगा, वी बी माइनस जीरो, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, और टी बी क्या हुआ, टी बी स्टार्ट हुआ है 0 से टी तक गया है, तो ये भी आएगा टी माइनस जीरो। तो ये आ जाएगा वी बी बाय टी, ये इस तरह से हमने यहाँ लिखा है। और यही होता है इसमें 1060 डिग्री, और ये होगा ए एक्सिलरेशन। इसी तरह ए के लिए लें तो यहाँ पर अगर ए कर दें तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ए के लिए भी लिखें तो वी ए बाई टी, क्योंकि समय बराबर ही रहेगा किसी एक पोजीशन पर अगर हम लेंगे, यानी ये किसी एक ही समय पर लें, फिक्स टाइम इंटरवल के लिए ये और इसके लिए ये ले लें। ठीक है, तो इस पर वी ए इस तरफ यहाँ मिलेगा वी ए। तो जिस तरह हमने इसका वी बी का किया इसी तरह वी ए का करेंगे, तो वी ए अपॉन टी ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये तो हमने बी लिखना है। ठीक है, तो वी ए बाई टी, तो इसी तरह जैसा अगर वी ए बाई टी करें तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, तो हमें लिखना होगा 1030 डिग्री, क्योंकि इसमें भी ऐसे हो गया लंब बटे आधार, तो ये 1030 हो गया। अब देखिए 1060 बड़ा होता है 1030 बड़ा होता है, 1060 डिग्री हमेशा बड़ा होता है 1060 डिग्री, क्योंकि 10 में जितना थीटा का मान बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसमें बढ़ता रहता है। तो ये 60 डिग्री है, तो ए एक्सेलरेशन ऑफ बी ग्रेटर देन होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए के, यानी इसके लिए ये वाला संबंध करेक्ट है, ये बी वाला बड़ा, एक बी का एक्सेलरेशन बड़ा है। तो हमने यहाँ से देखा कि ये जो ग्राफ है जितना ज़्यादा इससे खड़ा होता जाएगा, यानी ये इसका ढाल
जितना जितना बढ़ता जाएगा वैसे ही इसमें एक्सिलरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं ग्राफ के लिए। वो क्या होगा कि एक्सिलरेशन ए बराबर टेन थीटा, क्योंकि हमने यहाँ से देखा एक्सिलरेशन जब हमने निकाला तो वो इसी तरह आया, ये अपॉन ये, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम का रेशियो किसके बराबर आया, एंगल ऑफ टेन। तो यहाँ से एक्सिलरेशन ग्राफ के लिए ओनली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट, टेन थीटा, जिसका भी थीटा ज्यादा होगा उसका एक्सिलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि एक्सिलरेशन अगर ग्राफ में दिया हो, अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया हो तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। और अगर यही ग्राफ अगर हमें कर्व दिया जाए तब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और देखते हैं एग्जाम्पल में। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि अगर हमें कर्व में दिया जाए, यानी अगर हमें इस तरह का कोई कर्व दिया जाए और हमें एक्सेलरेशन पूछा जाए, यानी ये तो वेलोसिटी हो जाए और ये टाइम हो जाए, तो हमें क्या करना है, देखिए एवरेज के लिए तो हम निकाल ही देते हैं, क्योंकि एवरेज में के लिए कोई मतलब नहीं है कि हमें ओनली बस दो पोजीशन लेनी है। ठीक है, और दो पोजीशन से हम क्या करेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से तो आ जाएगी हमारा वी बी और यहाँ से आ जाएगी वी ए। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा टाइम ए और टाइम बी आ जाएगा। तो हम अगर ओनली ए और बी को मिला दें, जैसे यहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो ये वाली तो क्या हो जाएगी, ये वाली, इस वाली की बता रहा हूँ मैं, ये तो हो जाएगी टी बी माइनस टी ए, और ये वाली हो जाएगी वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ से हम एवरेज तो निकाल सकते हैं, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा वी बी माइनस वी ए पोजिशन पर, यानी वेलोसिटी ऑफ ए बी पोजिशन पर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए पोजिशन पर अपॉन दोनों के बीच में लगा हुआ टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम बी है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ए है। तो इस बी में से अगर ए को घटा दे तो ये वाला बचेगा, तो यहाँ आएगा टी बी माइनस टी ए। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा एवरेज। अगर हमें इंस्टेंटेनियस बोल दिया जाए कि अगर इसी पॉइंट पे निकालना है तब क्या होता है, उसमें हमने देखा था, इसको पहले मिटाते हैं थोड़ा सा, एक बार और बनाते हैं, तब देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस के लिए देखें तो वापस वही ग्राफ बनाते हैं, और उसमें क्या होगा कि जैसे हमने ए और बी को मिलाया था तो हमें कर्व के अंदर एक लाइन मिली थी। अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो वो ओनली एक इस पॉइंट पर होगा, और हम बहुत छोटा सा डिफरेंस ले, यानी ये वाली लाइन ले इतनी सी, तब क्या होगा, अगर हम इनको मिलाएं तो ये एक स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि एक पॉइंट है, दोनों अगर पास आते जाए तो एक ही पॉइंट मिलेगी, तो ये एक स्पर्श रेखा मिलेगी हमें। ठीक है, तो कर्व पे अगर कोई स्पर्श रेखा ये खींचे और उसका वापस इस तरह से कोई एंगल बनाएगी थीटा, तो हम वहां से ढाल निकाल सकते हैं वापस एक बार उसी तरह से। यहाँ से जो मिलेगी वो होगी v किसी पॉइंट पर, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे निकालनी है, यानी p पॉइंट पर अगर हमें निकालनी है p, तो वी पी बाय टाइम हम ये कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से इसकी एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें अगर ग्राफ की इक्वेशन दे दी जाए, तो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा फंक्शन में, ये अगर हमें फंक्शन दिया जाए टी और वी के बीच में, यानी v और t के बीच में अगर फंक्शन दिया जाए तो हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। और ये डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, उस पर स्पर्श रेखा खींचना। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, हम अब लेंगे इक्वेशंस जो गति की होती है। वैसे तो वो इन्हीं इक्वेशन से बनी है, जैसे हमने एक्सेलरेशन इनकी डेफिनेशन से बनी है, तो हम उनको डेराइव करते हैं और देखते हैं क्या क्या इक्वेशंस है। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं गति के समीकरण, और तीन समीकरण है। मतलब पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहली समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी किसी पार्टिकल की अगर पहले यानी स्टार्टिंग में अगर उसकी वेलोसिटी में दे दी जाए और एक्सेलरेशन टाइम दे दिया है, तो हम बाद में क्या वेलोसिटी इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ये तो होती है फर्स्ट वाली, पहला समीकरण ये है। और दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी होती है। अगर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी यानी स्टार्टिंग में उसकी क्या वेलोसिटी थी वो दे दी जाए, समय दे दिया है कि कब तक वो एक्सेलरेट कर रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो टी है ये वो वाला टी है जब तक ये एक्सेलरेट करता है पार्टिकल, यानी अगर कोई वस्तु अगर यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने मान लीजिए उसको 10 सेकंड लगेंगे, मगर हमें कहा जाए कि 8 सेकंड तक तो उस पर एक्सेलरेशन लगा है, 8 सेकंड तक,
एक्सेलरेट करी हो, यानी 8 सेकंड तक, 8 सेकंड तक अगर वो एक्सेलरेट कर रही है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 8 सेकंड आएगी, क्योंकि ये गति का समीकरण उस एक्सेलरेशन के लिए जब तक उस पर जब तक वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर एक्सेलरेशन के बाद वो फ्री वेलोसिटी से करती रहेगी, यानी एक स्थिर वेलोसिटी होगी उसकी, उसी से वो आगे बढ़ती रहेगी, तो आगे जाकर वो रुकेगी। ठीक है, तो हमें ओनली 8 सेकंड तक, जब तक उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है तब तक वो वाला टाइम इसमें लेना है। इसमें ये वाला एक कॉन्सेप्ट है कि आपको ये टाइम वही लेना है जो बॉडी तब तक एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ पर बस ये वाली बात है कि यहाँ पे टाइम वही है जब तक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी में बता दिया जाए कि फर्स्ट में वेलोसिटी यानी कितनी स्पीड से कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था जर्नी, यानी उसकी जब वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, यानी उसके शुरू में ही अगर उसकी वेलोसिटी u है और वो एक्सीलरेट कर रहा है a एक्सीलरेशन से, यानी इसका एक्सीलरेशन कितना है a, और वो चला कितनी डिस्टेंस, s डिस्टेंस चला है, तो हमें पूछा जाए कि बाद में इसकी v क्या होगी, यानी वेलोसिटी इसकी क्या होगी अगर कोई पार्टिकल यानी 10 की स्पीड से ट्रेवल करे और 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उस पर लगे और वो अगर चले 50 मीटर तक, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उस केस में हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो ये तीनों समीकरण है गति के, हमें इनकी वैलिडिटी और ये पता रखना है कि इसमें जब भी एक्सेलरेशन हम यूज करेंगे तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। 2 मीटर पर सेकंड का 2 मीटर पर सेकंड पर यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण चल रहा है पूरे उसमें, तो वो किसी भी टाइम नहीं बदलेगा। इसमें 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसमें चेंज आएगा। शुरू में अगर उसकी स्पीड 2 है, उसके बाद अगर उसमें 2 का फिर करें यानी 4, हर सेकंड 2 बढ़ती रहेगी उसकी स्पीड, 2 4 फिर 6 फिर 8, इस तरह, यानी एक फिक्स, अगर ये फिक्स कॉन्स्टेंट की तरह यानी फिक्स वैल्यू की तरह उसका बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन इनमें फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा पूरी गति में। यानी तीनों समीकरण में पहला नियम यही है कि इसमें एक्सीलरेशन एक ये तो चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। उसके बाद दूसरा ये है कि इसमें टाइम वही लेना पड़ेगा जब तक वस्तु एक्सीलरेट कर रही है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान देने की। अब इनको डेराइव कैसे करते हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे वो तीसरे वीडियो में, उसमें